Hello friends, today we will discuss about the rotating magnetic field of a three-phase induction motor. ओके तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोटर जो हमारी होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल फेस मोटर होती है उसमें क्या होता है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, रोटेटिंग नहीं बन पाती है ना, क्योंकि उसमें सिंगल फेस वाइंडिंग रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जब थ्री फेस वाइंडिंग होती है तो थ्री फेस बाइंडिंग होने की वजह से क्या होता है, जो बाइंडिंग्स होती हैं वो फिजिकली 120 डिग्री अपार्ट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उनमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी क्या होती है, 120 डिग्री अपार्ट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो 120 डिग्री होने की वजह से क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड बनती है, ठीक है। रोटेटिंग फील्ड बनने की वजह से इसमें क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम इसको थ्री फेस सप्लाई देते हैं, ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस थ्री फेस वाइंडिंग मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर बाय बैलेंस थ्री फेस सोर्स, ठीक है। हम क्या कहते हैं, बैलेंस थ्री फेस जो सप्लाई होती है, बैलेंस थ्री फेस वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड होती है 120 डिग्री एक दूसरे से, ठीक है। किसके द्वारा? बैलेंस थ्री फेस सोर्स के द्वारा, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस्ड विद स्पीड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जब से एक्साइटेड होती है वाइंडिंग, उसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। जो कि कैसी होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है और स्पीड के साथ होती है, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है 120 एफ अपन, वेयर एफ क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, पी जो होता है नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है। तो द इंडक्शन मोटर डज नॉट रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस, अब सिंक्रोनस स्पीड क्या कहलाती है, तो जिस स्पीड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है वो हमारी कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो जिस जिस स्पीड से रोटेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही होती है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। लेकिन जो रोटर होता है वो हमारा उस जिस स्पीड से हमारी रोटेटिंग फील्ड रोटेट कर रही है, ठीक है, उस स्पीड से रोटेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो, हाँ, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो मोटर है हमारी वो रन नहीं होती सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस रोटेट्स इन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो वो फील्ड होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही होती है, ठीक है। और जो डिफरेंस आता है रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच, उसे हम स्लिप बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम रोटेटिंग फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब रोटेटिंग फील्ड बन कैसे रही है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन अगर शॉर्ट में समझना तो शॉर्ट में इतना होता है कि ये जो कांस्टेंट सम होता है बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। दिस कांस्टेंट सम बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है ज़ीरो, वेयर फाइव आर फाइव बाई फाइव भी इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा, ठीक है। फाइव आर इसका होगा फर्स्ट वाइंडिंग का, सेकंड वाइंडिंग का फाइव बाय थर्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स बनेगा वो फाइव ही बनेगा, ठीक है। अब फाइव आर जो होगा वो फाइव एम साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का एक, ठीक है, कोई भी एंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब फाइव आई जो होगा वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, ठीक है, डिस्प्लेस्ड होगा। और फाइव बी जो होगा वो कितना होगा, 240 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो अगर हम बाई बी की वैल्यू निकालें एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, मतलब जब मोटर स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो फाइव आई इज इक्वल टू हम ओमेगा टी की जगह 0 रख देंगे तो -√3/2 फाइव एम आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे आर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फाइव भी जो होगा वो यहाँ पे जब 0 पुट कर देंगे ओमेगा टी की जगह तो आ जाएगा √3/2 फाइव, ठीक है। तो जो रोटेटिंग फ्लक्स होगा किसी भी इंस्टेंट हो 1.5 एम निकलता है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे हम फ्लक्स निकालें तो 1.5 एम निकलता है, ठीक है। ये थी शॉर्ट में, लेकिन इसकी पूरी एनालिटिकल मेथड जो है वो थोड़ी लॉन्ग है, अब वो समझते हैं हम। जो इसमें दिखाया है वही होता है इसमें एनालिटिकल मेथड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी फुल डिटेल में मैंने लिखी है, ठीक है। तो जो एनालिटिकल मेथड होती है उसमें अपन क्या करते हैं, कंसीडर थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स लोकेटेड ऑन एक्सेस फिजिकली एट 120 डिग्री इन स्पेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीन आइडेंटिकल कॉइल्स लेते हैं, ठीक है, जो लोकेट होती हैं एक्सेस पे फिजिकली 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर कॉइल है वो कितनी पे 120 डिग्री पे एक दूसरे से, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट कॉइल है
वो ये रही, सेकंड कॉइल जो रहेगी वो 120 डिग्री पर रहेगी, ठीक है। थर्ड कॉइल जो है वो भी 120 डिग्री पर रहेगी, ठीक है। और जो थर्ड कॉइल है यहाँ से फर्स्ट कॉइल जो है वो 120 डिग्री पर, मतलब इन तीनों के बीच क्या होगा, 120 डिग्री फिजिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी रोटेटिंग फील्ड बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ईच कॉइल भी सप्लाइड फ्रॉम वन फेस ऑफ अ बैलेंस थ्री फेस सप्लाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि तीन बाइंडिंग हमारी, ठीक है, थ्री फेस बाइंडिंग है, तो हर एक बाइंडिंग में अपन एक एक फेस मान लेते हैं, ठीक है, बैलेंस थ्री फेस सप्लाई से, ठीक है, कि हर बाइंडिंग में एक एक फेस जा रहा है, ठीक है। तो ईच कॉइल विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेगी, हर जो बाइंडिंग है, थ्री फेस बाइंडिंग है ना, तो हर एक बाइंडिंग अपना क्या करेगी, फ्लक्स बनाएगी, उसमें हर एक बाइंडिंग में एक एक फेस गया, ठीक है। तीनों बाइंडिंग में तीन फेस गए, अब वो क्या करेंगे, अपना अपना फ्लक्स बनाएंगे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ठीक है, किसके, खुद के एक्सेस के अलोंग, ठीक है। तो लेट द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स बी गिवन बाय, अब हम क्या कहते हैं, हम फ्लक्स मान लेते हैं कि फ्लक्स कैसे दिया जाए, ठीक है। तो फाइव वन जो होगा क्या होगा, 5m sin ओमेगा टी होगा, ठीक है। कैसे, ये होगी हमारे फर्स्ट बाइंडिंग, इसमें जो फ्लक्स बन रहा होगा वो अपन 5 1 मानेंगे, 5 1 क्या होगा, 5m sin ओमेगा टी, ठीक है। तो sin ओमेगा टी होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अपने खुद के एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अलोंग इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, sin ओमेगा टी का होगा, 5 2 जो होगा, 5 2 मतलब इसका, ठीक है, 5 2 होगा जो होगा कितना, 5m sin, अब इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग की दूरी, ठीक है, इसके बीच कितना एंगल है, 120 डिग्री है, ठीक है। और क्लॉक 120 डिग्री है क्लॉक वाइज में, तो क्लॉक वाइज हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी -120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जो 5 3 होगा वो 5 2 से कितना 5 1 से कितना डिस्प्लेसमेंट है, 120 है, 120 है, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 240 ना लिख के एंटी क्लॉक वाइज ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, +120 डिग्री। तो 5 3 क्या हो जाएगा, 5m साइन ओमेगा टी +120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने एंटी क्लॉक वाइज ले लिया 5 1 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग का क्या था, 5 1, फिर 5 2 और 5 3, ऐसा मान लेंगे अपन, ठीक है। तो जो रिजल्टेटिंग फ्लक्स होगा, प्रोड्यूस हो रहा है जिसको सिस्टम में, ठीक है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग द कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर भी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स इसमें बन रहा है, ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम रिजॉल्व करते कंपोनेंट को, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, फिजिकल एक्सिस क्या होता है, एक ये और एक ये, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इनके एक्सिस के अलोंग अगर अपन क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इन कंपोनेंट्स को, इन सारे कंपोनेंट्स 5 1 5 2 5 3 को, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के भी निकालना पड़ेगा और वर्टिकल एक्सिस के भी निकालना पड़ेगा फ्लक्स, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय फाई एच, ठीक है। जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फ्लक्स निकालेंगे अपन, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल निकालेंगे फिर वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लक्स जो होगा रिजल्टेंट, वो कितने किससे डिनोट करेंगे अपन, फाई एच से, ठीक है। और ये क्या होगा, 5 1 -5 2 cos 60 -5 3 cos 60, ठीक है। अब 5 1 के साथ अपन कॉस क्यों लिया, पहले तो ये बता देता हूँ ये आया कैसे, ठीक है। फाई एच हॉरिजॉन्टल ये रहा, ठीक है। 5 1 क्या है, इसी एक्सेस के अलोंग, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है 5 1 कहाँ है, इसी एक्सेस पे, ठीक है। तो कोई भी एंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो 5 1 कितना हो जाए, 5 1 cos 0 डिग्री लिख सकते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल में अपन क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हो, वर्टिकल में साइन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस आएगा, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से कॉस आएगा, ये फिक्स, ये पता चल गया, ठीक है। अब 5 1 को कैसे लिखेंगे, तो 5 1 क्या है, इसी जिस एक्सेस के अपन लोग निकाल रहे हैं उसी एक्सेस में है, ठीक है, उसी एक्सेस के साथ है, तो इसमें कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल डिस्प्लेस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 5 1 क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, तो 5 1 cos 0 डिग्री लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 5 1 × 1 क्या हो जाएगा, 5 1। अब इस एक्सिस के अलोंग अपन ये देखेंगे, ठीक है, इस एक्सिस से टोटल एक्सिस लेना पड़ेगी, है ना, ये जो टोटल एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस से 5 2 कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस हो जाएगा ये 5 2, और कॉस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉस ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस कॉस 5 2 cos 60 डिग्री, ठीक है। अब 5 3 जो है वो कितना है, वो भी कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, इस एक्सिस से, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 3 cos 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये फाई एच हमने कैसे निकाला है, ठीक है। तो ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमने निकाला है,
तो ये निकला हमारा फाइव वन माइनस फाइव टू कॉस 60 डिग्री माइनस फाइव थ्री कॉस 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एच इज इक्वल टू फाइव वन माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ से हम cos 60 कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, फाइव टू प्लस फाइव थ्री cos 60 यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लिया, दोनों में से cos 60 कॉमन निकाल लिया और ये माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच गया अपना, फाइव टू प्लस फाइव थ्री cos 60 हो गया। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो अपन ने 1/2 लिख दिया, तो फाइव एच इक्वल टू क्या हो गया, फाइव वन माइनस 1/2 इंटू फाइव टू प्लस फाइव थ्री। ठीक है, अब फाइव एच इज इक्वल टू फाइव वन की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फाइव एम साइन ओमेगा टी, तो हमने क्या लिखा, फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 1/2, फाइव टू की वैल्यू क्या थी, फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे हमने यही लिख दिया, प्लस फाइव थ्री की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुटअप करनी, अब हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव एम साइन ओमेगा टी, जब कहते हो माइनस यहाँ से फाइव एम दोनों में कॉमन है, फाइव एम बाहर निकल तो फाइव एम बाई टू, यहाँ क्या बचा साइन ओमेगा टी, जो क्या बचा साइन ए माइनस बी, और प्लस क्या बचा साइन ए प्लस बी, फाइव एम तो बाहर निकल गया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ओके, अब हम क्या करें, फाइव एम साइन ओमेगा टी ये सेम रहेगा माइनस फाइव एम बाई टू, ये ब्रैकेट है मतलब इंटू रहेगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, अब 120 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2, तो अपने क्या कर दिया, कॉस 120 की जगह माइनस 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या बचा, फाइव एच इज इक्वल टू 3/2 फाइव एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी टोटल हॉरिजॉन्टल फ्लक्स निकाला है। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्टिकल फ्लक्स, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो वर्टिकल फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा। वर्टिकल फ्लक्स मतलब इस एक्सिस के, फिजिकल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय, वर्टिकल कंपोनेंट का फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम, फाइव वी। ठीक है, अब ये जीरो होगा तो ये कैसे हुआ ये देखते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल एक्सिस ये है। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग फाइव वन को देखें तो कितना एंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और वर्टिकल के लिए अपन क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव वन साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखें, अगर फाइव वन साइन 90 डिग्री लिखें, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी कॉस में ही लेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि इस फिजिकल एक्सेस के अलावा अपन पूरा निकाल रहे हैं तो कॉस ही लेंगे यहाँ पे भी, तो जो फाइव ही होगा वो हो जाएगा अपना, इसको जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि हम फाइव वन लिखेंगे तो फाइव वन कितना है, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, तो फाइव वन कॉस 90 लिखेंगे, कॉस 90 पे वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव वन इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू फाइव वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो, माइनस माइनस क्या होगा इस एक्सिस से। ठीक है, ये एक्सिस कहाँ तक आई, यहाँ तक, तो फाइव टू कितना डिस्प्लेस्ड है इस एक्सिस से, 30 डिग्री ओनली। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस फाइव टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो क्या है, ये वाला फाइव थी वो कितना डिस्प्लेस्ड है यहाँ से, ये भी 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे अपन प्लस फाइव थ्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 30 डिग्री इस डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड है और ये वाला इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो माइनस टोटल आ जाएगा जीरो माइनस फाइव टू कॉस 30 डिग्री प्लस फाइव थ्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 30 ये तो जीरो है तो इसको लिखेंगे नहीं, अब कॉस 30 अपन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉस 30 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या माइनस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। ठीक है, फाइव टू की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से लिख देंगे अपन, फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस फाइव थ्री की वैल्यू लिख देंगे फाइव एम साइन ओमेगा टी प्लस 130 डिग्री इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल गया अपन, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 फाइव एम, √3/2 फाइव एम क्या किया अपन ने, यहाँ से कॉमन निकाल लिया था दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो फाइव एम भी कॉमन आ गया था और कॉस 30 डिग्री √3/2 हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी का साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगी, माइनस बाहर है, माइनस बाहर ही रखना है अभी,
इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और प्लस साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस का हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो यहाँ पे क्या गया, प्लस प्लस हो जाएंगे कितना, 2 cos ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, तो 2 cos ओमेगा टी 1 साइन 120 डिग्री और ये √3/2 फाइव जो कर दो। ठीक है, √3/2 फाइव सेम रहेगा, इंटू में ये क्या है 2 cos ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री पे क्या होता है √3/2 लिखा अपन 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, √3 × √3 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गए थे, या फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो तो √3 × √3 3 आ जाएगा, और ये 2 अपॉन में 5m cos ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, हमें इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 मिल गई। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमें क्या पता चला कि जो कंपोनेंट φh है, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लक्स एंड वर्टिकल फ्लक्स आर शोन एज इन फिगर सी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लक्स हमारा ये हो गया, वर्टिकल ये हो गया और हॉरिजॉन्टल ये हो गया। इसका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, अगर हम देखें वेक्टर डायग्राम से तो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, φr होगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन इसमें डी में देखें तो हमारा क्या है, देखो हर एक इंस्टेंट पे जो वर्टिकल फ्लक्स आया है और हॉरिजॉन्टल फ्लक्स आया है वो 3/2 है, मतलब 1.5 है। ठीक है, तो अगर चाहे इस एक्सिस पे लगे, अगर हम देखो पूरे टोटल वर्टिकल एक्सिस का अपन ने निकाला है तो 3/2 है। ठीक है, मतलब 1.5 है, तो इस एक्सिस पे ही 1.5 लगेगा, यहाँ पे ही 1.5 ही लगेगा। ठीक है, और इस टोटल हॉरिजॉन्टल पे देखें तो ये भी कितना है 3/2 ही आया है, मतलब इस इतने एक्सेस पे भी देखें या फिर इतने एक्सेस पे देखें, टोटल एक्सेस का कितना है 3/2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब हर एक्सेस पे अगर अपन रिजोल्व करें, फ्लक्स निकालें, तो वो कितना आएगा 3/2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल टोटल वर्टिकल एक्सेस पे भी 3/2 लग रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे भी कितना लग रहा है 3/2। ठीक है, तो अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो हमें क्या पता है, देखो ए बी सी डी अपन ने चारों एक्सेस मान लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर एक्सेस बी पे देखें तो फ्लक्स ए एक्सिस ए पे देखें, ए और बी के बीच। ठीक, तो ए पे कितना लगेगा, फाई ए इज इक्वल टू कितना होगा 3/2 फाइव, क्योंकि वर्टिकल पे टोटल कितना, वर्टिकल एक्सेस पे कितना लगता है 3/2 फाइव। ठीक है, 3/2 फाइव कॉस ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल पे कितना लग रहा था 3/2 फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक, तो अब अपन देख लिया हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कितना लग रहा है 3/2, वर्टिकल पे भी लग रहा है 3/2, तो इस अगर अपन चारों एक्सेस पे निकालें तो इस एक्सेस पे जितना टोटल लगेगा तो वही तो इतना यहाँ पे भी लगेगा, है ना। तो फाइव ए पर कितना लगेगा, फाइव इज इक्वल 3/2 फाइव, बी पे भी क्या लगेगा 3/2 फाइव, सी पे भी क्या लगेगा 3/2 फाइव, और डी पे भी क्या लगेगा 3/2 फाइव। मतलब हर एक्सेस पे फ्लक्स जो है वो इक्वल लगेगा, इक्वल फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स अपन क्या लिख सकते हैं, फाइव इज इक्वल टू √5h² + 5b²। इनकी वैल्यू अपन इक्वेशन 4 और 5 से यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 फाइव कॉमन ले लेंगे इसका स्क्वायर और इन दोनों को एक साथ। ठीक है, तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये बचेगा तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3/2 फाइव। तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कितना मिल रहा है 3/2 फाइव, मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो लगेगा हमारा 1.5 फाइव ही लगेगा। ठीक है, हर एक्सेस पे हम ऑल्सो यहाँ पे लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू 5/5h फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पे 5a की वैल्यू और 5h की वैल्यू हम इक्वेशन 4 और 5 से लिख देंगे, तो यहाँ पे cos ओमेगा टी आ जाएगा। cos ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब π/2 को अपन मतलब क्या हुआ, पाई की वैल्यू 180 मतलब 90 माइनस ओमेगा टी एच एम, तो यहाँ से इक्वेशन 7 मिल गई। अब हम इक्वेशन 6 है, तो इट इज शोन दैट द रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स, जो फाई आर है रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या इंडिपेंडेंट है ऑफ टाइम के। ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इट इज क्या होगा, इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3/2 टाइम्स। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या है कांस्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है टाइम की। ठीक है, और जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स है, 3 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स पर फेस। ठीक है, जो पर फेस में मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है, उसका कितना है 3/2 टाइम्स है। ठीक है, और तो इक्वेशन 7
सॉरी, इक्वेशन 7 shows that एंगल थीटा इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। और इक्वेशन 7 से हमें क्या मिल रहा है, ये जो इक्वेशन 7 लिखी थी 5 से क्या मिल रहा है, जो थीटा है वो डिपेंड है किस पे, टाइम पे, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो टाइम पे डिपेंड है, तो इक्वेशन 7 क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब टाइम पे डिपेंड है तो क्या होगा, ओमेगा टी की वैल्यू एक बार क्या होगी, जीरो होगी, फिर डिस्प्लेस्ड होगा तो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, फिर डिस्प्लेस्ड होगा टाइम में तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। फिर और डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनकी वैल्यू अगर हम इस में पुटअप करें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 90 बचेगा। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन ही मतलब इस पोजीशन में फ्लक्स जो है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ओमेगा टी मतलब टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो 90 माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो पोजीशन कहाँ पे पहुंच जाएगी, बी पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर जब 180 डिग्री हो जाएगा टाइम, ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 90 डिग्री, मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, पोजीशन सी पे पहुंच जाएगा। और एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 टू माइनस 180 डिग्री, पोजीशन डी, मतलब यहाँ पे प्लस रहता है यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस 90 और यहाँ पे माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये जीरो था, यहाँ से 180 डिग्री होगा, ठीक है। पोजीशन डी पे 180 डिग्री माइनस में, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, मतलब फ्लक्स जो है हमारा कुछ ऐसा चलेगा ए बी सी डी। तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स मिलेगा हमें। रोटेटिंग फ्लक्स मिलने की वजह से जो हमारी मोटर है वो भी रोटेट होना चालू होती है। जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, टॉर्क, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रोटर है उसमें क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ जैसे ही इंड्यूस्ड होगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, अब ईएमएफ मिल गया तो रोटर कंडक्टर जो है उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट ईएमएफ आए तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, जो है उसमें क्या आएगा, वो खुद का एक फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। अब खुद का एक फ्लक्स बनाए, जब हम जानते हैं जब किसी करंट करेंट कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें रखा गया किसी भी कंडक्टर को, करंट करेंट कंडक्टर को, तो उसमें क्या होगा, टॉर्क लगने लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। रोटेट किस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्लिप एंड स्पीड के बारे में, ठीक है। स्लिप क्या होती है मोटर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।